तीसरे नंबर पर हमारे पास जो फैक्टर है वो टेम्परेचर है, यानी टेम्परेचर को बढ़ाने से या कम करने से एंजाइम्स की काम करने की सलाहियत कम होती है या बढ़ती है। उसको हमने पढ़ना है, तो पढ़ते हैं। द रेट ऑफ एंजाइम्स कंट्रोल रिएक्शन, जो एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन है, जो एंजाइम से कंट्रोल हो रहे हैं, उनका जो रेट है में इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, वो इंक्रीज़ हो सकता है जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, लेकिन एक ख़ास हद तक। कहता है कि एंजाइम्स कंट्रोल जो रिएक्शन हो रहे हैं, जो एंजाइम्स के अंडर हो रहे हैं, वो इन टेम्परेचर को बढ़ाने से उनका रिएक्शन रेट बढ़ेगा, लेकिन एक ख़ास हद तक। All enzymes can work at their maximum rate at a specific temperature called optimum temperature. डेफिनेशन आ गई ऑप्टिमम टेम्परेचर की कि वो तमाम एंजाइम एक ख़ास टेम्परेचर पर बेस्ट तरीके से काम करते हैं। उनका जो रिएक्शन रेट होता है वो मैक्सिमम होता है एक ख़ास टेम्परेचर पर। उस ख़ास टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। सपोज़ अब अगर हम ह्यूमन की बात करें तो इंसान के अंदर जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है एंजाइम्स के बेस्ट तरीके से काम करने के लिए वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पर एंजाइम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं, उनका रिएक्शन रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। जब ये टेम्परेचर 37 से कम होगा या बढ़ेगा तो रिएक्शन रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सपोज़ जब हमें बुखार होता है तो हमारा जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता, इससे बढ़ जाता है, 38 हो जाता है या 39 हो जाता है। तब रिएक्शन रेट भी हमारे क्या हो जाते हैं? स्लो हो जाते हैं, हमें भूख वगैरह नहीं लगती और भी बहुत सारे पेन सर में स्टार्ट हो जाता है। उसकी मेन वजह ये भी हो सकती है कि एंजाइम्स बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहे, नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर रहे। तो फॉर एंजाइम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी के जो एंजाइम्स का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर की डेफिनेशन भी पीछे जा सकती है। तो आप लिखोगे ऑल एंजाइम्स कैन वर्क एट द मैक्सिमम रेट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। ख़ास टेम्परेचर पर एंजाइम अपने मैक्सिमम रेट पर काम करते हैं, उस टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। और इसकी एग्जांपल ह्यूमन बॉडी एंजाइम्स की दे सकते हैं और उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। मज़ीद पढ़ते हैं। हीट प्रोवाइड एक्टिवेशन एनर्जी एंड देयरफॉर केमिकल रिएक्शंस आर एक्सेलरेटेड एट हाई टेम्परेचर। कहते हैं हाई टेम्परेचर पर जो हीट होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी फ्राहम करती है, इसी वजह से केमिकल रिएक्शन का रेट जो होता है वो बढ़ जाता है। हीट आल्सो सप्लाइज काइनेटिक एनर्जी टू द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स काजिंग देम टू मूव रैपिडली। हीट जो होती है वो जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनको हम सबस्ट्रेट भी बोलेंगे, जो एंजाइम के साथ अटैच होते हैं, जब हीट बढ़ाएंगे तो उन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की, उन सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी क्या है? किसी भी जिस्म की हरकत की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। यानी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की, सबस्ट्रेट्स के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है हीट के बढ़ाने से, तो जल्दी जल्दी जाके एक्टिव साइट के साथ अटैच्ड होंगे एंजाइम्स की और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। Thus, reactants move more quickly and chances of their collision with each other are increased. तो reactants जो हैं सबस्ट्रेट मालिक्यूल वो बहुत जल्दी मूव करते हैं हीट के बढ़ाने से, टेम्परेचर के बढ़ाने से, और एक दूसरे के साथ भी टकराते हैं और जाके एक दूसरे के साथ टकराने से उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो जाके एक्टिव साइट के साथ अटैच होते हैं और प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। However, ताहम further increase in heat energy also increase the vibration of atom which make up the enzymes molecule. अब इसका एक साइड इफ़ेक्ट बता रहा है कि अगर हम मज़ीद हीट को बढ़ाएंगे तो जो एंजाइम्स के अंदर एटम होते हैं उनकी वाइब्रेशन भी बढ़ सकती है। एंजाइम मॉलिक्यूल्स जिन एटम पर मुश्तमिल होगा, अगर हम बहुत ज़्यादा हीट बढ़ा देंगे तो उन आइटम्स की वाइब्रेशन यानी खुद ही वो एक जगह पर मूव करना स्टार्ट कर देंगे, टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट कर देंगे, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा उनकी बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा हीट बढ़ाने से। कहता है इफ़ द वाइब्रेशन बिकम टू वायलेंट, अगर वो वाली वाइब्रेशंस एंजाइम्स के मॉलिक्यूल्स के एटम्स की बहुत ज़्यादा हो जाए, टू वायलेंट हो जाए, बहुत ज़्यादा शदीद हो जाए,
तो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर इसेंशियल फॉर एंजाइम, जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है एंजाइम्स का, जो ज़रूरी है एंजाइम्स एक्टिविटी के लिए, इज़ लॉस्ट, वो लॉस्ट हो सकता है, वो ख़त्म हो सकता है। एंड द एंजाइम इज़ सेड टू बी डीनेचर्ड, और एंजाइम्स तब डीनेचर कहलाएंगे, वो बिल्कुल ही डीनेचर हो जाएंगे। दोबारा से सुने कि अगर हम हीट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो एंजाइम्स के अंदर एटम्स होते हैं, उनकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और वाइब्रेशन अगर बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाए तो एंजाइम्स का ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर लॉस्ट हो सकता है और मुकम्मल तौर पर क्या हो सके, इनएक्टिव हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे। उसको हम यूँ भी समझ सकते हैं, सपोज़ ये हमारे पास एक एंजाइम्स है और एंजाइम्स ABCDEFG टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है। अगर एंजाइम ये एक ख़ास रिएक्शन में इन्वॉल्व है, अगर वहाँ पर अगर हम हीट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो ये जो एटम है, जिन एटम से एंजाइम मिलकर बना है, इनकी जो वाइब्रेशंस है बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, और वो एक जगह पर अपनी जगह पर ये यूँ करके मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और एक वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने से, हीट की बढ़ने की वजह से एक दूसरे से टकराएंगे, और ये जो एंजाइम का ये जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, वो बहुत ज़्यादा हीट बढ़ाने से लॉस हो सकता है, और एंजाइम की स्ट्रक्चर कुछ यूँ तरीके से कन्वर्ट हो सकती है। इस तरह वो उसका जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है वो इस तरह कन्वर्ट हो सकता है, एंजाइम यानी इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है, या इसको हम डीनेचर्ड भी बोल सकते हैं, एंजाइम डीनेचर्ड हो गया। टेम्परेचर किस तरह असरअंदाज होता है एंजाइम्स के काम करने की सलाहियत पर, इसका एक ग्राफ भी दिया हुआ है, इसकी मदद से भी हम समझ सकते हैं। ग्राफ रिएक्शन रेट ऑफ एंजाइम्स और टेम्परेचर के दरमियान है। आप शुरू में देखें तो टेम्परेचर हमारे पास कम है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी टेम्परेचर हमारे पास लो है। और जो ही टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो रिएक्शन रेट हमारे पास जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। डबल कैसा होता है, हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे टेम्परेचर तो हमारे पास जो रिएक्शन रेट होगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कब तक डबल हो जाएगा, जब तक वो जो टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर तक नहीं पहुंच जाता, और ह्यूमन बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। वहाँ पर अगर आप देखें तो एंजाइम्स की जो रिएक्शन रेट है वो एक मैक्सिमम है, एक ख़ास हद तक पहुँच चुका है, हाई रेट पर पहुँच चुका है। यहाँ पर अब ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर मज़ीद टेम्परेचर बढ़ाएंगे, 37 से आगे करेंगे, 38, 39 और 50 तक ले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हीट बढ़ेगी, और बहुत ज़्यादा हीट बढ़ने से हमने पीछे पढ़ा है कि एंजाइम्स के मालिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स होते हैं उनकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है, और एटम एक दूसरे के साथ टकराते हैं, और एंजाइम्स का ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर जो होता है, जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, और एंजाइम दरअसल डीनेचरेशन की तरफ चले जाते हैं, डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम्स हो जाती है। तो शुरू में अगर टेम्परेचर लो हो तो टेम्परेचर बढ़ाने से ऑप्टिमम टेम्परेचर तक रिएक्शन रेट बढ़ेगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर पर रिएक्शन रेट मैक्सिमम होगा, मज़ीद टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन रेट क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, क्योंकि हीट बढ़ाने से एंजाइम के जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर है वो फैक्टर नंबर 4 है, पीएच वैल्यू, जो कि लास्ट फैक्टर है एंजाइम्स का। पीएच वैल्यू, पीएच का मतलब है कोई भी चीज़ कितनी एसिडिक है या बेसिक है। इसकी वैल्यू 1 से लेकर 14 तक होती है। 1 से लेकर 6 तक एसिडिक होती है, 7 पे न्यूट्रल होती है, और 8 से लेकर 14 तक बेसिक होती है। तो पीएच का एंजाइम्स के ऊपर क्या असर है वो पढ़ लेते हैं। Every enzymes function most effectively over a narrow range of pH known as the optimum pH। कहता है कि हर एंजाइम एक ख़ास मुसब तरीके से काम करता है एक नैरो रेंज ऑफ पीएच में। पीएच की जो रेंज है, लिमिट है, एक नैरो होनी चाहिए, और उस नैरो रेंज ऑफ पीएच जो है जिस पर एंजाइम इफ़ेक्टिवली काम कर रहा है उसको हम ऑप्टिमम पीएच कहेंगे। दरअसल पीएच
और एंजाइम पीएच के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर थोड़ी सी भी पीएच चेंज हो, 0.5 का भी फ़र्क लग जाए तो एंजाइम्स का ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो सकता है, या उसके अंदर जो अमीनो एसिड्स होते हैं एंजाइम्स के अंदर, चूँकि एंजाइम प्रोटीन्स के बने हुए हैं तो उसके अंदर अमीनो एसिड्स होंगे तो वो भी आयोनाइज हो सकते हैं। उसे पढ़ लेते हैं। स्लाइड चेंज इन पीएच, पीएच में अगर हम थोड़ी सी भी तब्दीली लाएं, स्लाइड चेंज थोड़ी सी तब्दीली, कैन चेंज द आयनाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, तो वो अमीनो एसिड्स की जो आयनाइजेशन है उसको भी चेंज कर सकती है, यानी उसका जो आयनाइजेशन है अमीनो एसिड का एंजाइम्स के अंदर वो डिस्टर्ब हो सकता है। एट द एक्टिव साइट, जो एक्टिव साइट्स के अंदर है, एक्टिव साइट एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड से मिलकर बनती है। अगर हम पीएच में थोड़ी सी भी तब्दीली करेंगे तो एक्टिव साइट के जो अमीनो एसिड्स हैं उनकी आयनाइजेशन हो सकती है और एक्टिव साइट की स्ट्रक्चर क्या हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है। अगर एक्टिव साइट की स्ट्रक्चर चेंज होगी तो वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं करेगा और एंजाइम बेस्ट तरीके से काम नहीं कर सकता। मोर एवर मज़ीद इट मे अफेक्ट द आयनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट, मज़ीद ये है कि अगर पीएच हम थोड़ी सी भी चेंज कर दें तो सबस्ट्रेट की भी आयनाइजेशन हो सकती है। सबस्ट्रेट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, आयनाइज हो सकते हैं और उनकी शेप भी तब्दील हो सकती है और वो एक्टिव साइट के अंदर मुकम्मल तौर पर फिट नहीं आ सकते। तो रिएक्शन रेट क्या हो सकता है, स्लो भी हो सकता है और मुकम्मल तौर पर ख़त्म भी हो सकता है। अंडर दीज changed condition enzyme activity is either retarded or blocked completely। इन चेंज कंडीशन में अगर पीएच चेंज कर दें तो इन हालात में या तो एंजाइम्स की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, रिटार्डेड का मतलब रुक जाएगी, और ब्लॉक कम्प्लीटली, या एंजाइम्स मुकम्मल तौर पर ब्लॉक भी हो सकता है या रिएक्शन रेट मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो सकता है। एक्सट्रीम चेंज इन पीएच, अगर पीएच में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ जाए, कॉज द बॉन्ड इन एंजाइम टू ब्रेक, एंजाइम्स के अंदर जो एटम है वो बॉन्ड्स बनाकर रखा हुआ है उन्होंने, वो भी ब्रेक हो सकते हैं अगर हम पीएच को एक्सट्रीम हद तक तब्दील कर लें, रिजल्टिंग इन द एंजाइम डीनेचरेशन, और नतीजा में क्या होगा, एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे, उनका जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है वो लॉस्ट हो जाएगा। यहाँ पर टेबल दिया गया है एंजाइम्स का और उनकी ऑप्टिमम पीएच दी गई है जो कि एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी, और ख़ास तौर पे एम कैट के एमसीक्यूज़ जो आगे मेडिकल टेस्ट के लिए पूछे जाते हैं उसके लिहाज से ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एंजाइम जो आ जाता है पेप्सिन एंजाइम, मोस्टली स्टोमक के अंदर है, उसकी जो ऑप्टिमम पीएच है वो 2.00 है। ये जो कि एक एसिडिक मीडियम है। अगर हम 2.1 भी करते हैं ना, या 2 करते हैं या 2.5 तक ले जाते हैं, माइनर ही चेंज लाते हैं, तो ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये इनएक्टिव हो सकता है। इसके अंदर जो एक्टिव साइट होगी उसके अंदर जो अमीनो एसिड्स होते हैं उसकी आयनाइजेशन हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जो एंजाइम है और वो बेस्ट तरीके से काम नहीं कर सकता, वो डीनेचर हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो सक्रेज एंजाइम आ जाता है। सक्रेज एंजाइम्स की जो ऑप्टिमम पीएच है वो 4.50 है। थर्ड नंबर पर इंटेरोकाइनेज आ जाता है, वो 5.50 है उसकी ऑप्टिमम पीएच। फोर्थ नंबर पर स्लाइवरी अमाइलेज आ जाता है, स्लाइवरी अमाइलेज, स्लाइवा हमारे मुंह के अंदर होता है, उसके अंदर एक एंजाइम है अमाइलेज, उसकी जो ऑप्टिमम पीएच है वो 6.80 है, जबकि कैटालेज की है 7.60 है, और कीमोट्रिप्सिन की जो एंजाइम है हमारे पास उसकी जो ऑप्टिमम पीएच है वो 7.00 टू 8.00 है। पंक्रियाटिक लाइपेज जो पंक्रियाज के अंदर लिपिड को तोड़ता है उसकी जो ऑप्टिमम पीएच है 9.00 है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पे जो है आर्जिनेज है, उसकी जो हमारे पास ऑप्टिमम पीएच है वो 9.70 है। अगर आप गौर करें तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम के एंड पर ASE इज वर्ड आ रहा है, ASE इज, तो बायो की टर्म्स में जिस मालिक्यूल्स के एंड पर ASE इज है तो वो ज़्यादातर एंजाइम्स भी ही होते हैं, जैसे सक्रेज हो गया, इंटेरोकाइनेज हो गया, स्लाइवरी अमाइलेज हो गया, कैटालेज हो गया, लाइपेज हो गया, अर्जिनेज हो गया। तो इन टर्म्स के एंड पर इज वर्ड आ रहा है।
जब भी टर्म्स के अंदर, बायोलॉजी टर्म्स के अंदर एज वर्ड आए तो ज़रूरी कोई ना कोई एंजाइम्स हो सकता है।